नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन आज आपको करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन ये था दोस्तों कि आपको ये कहा है इसने कि ए के सत्ते बोलने की प्रायिकता 4/5 और बी के सत्ते बोलने की प्रायिकता 3/4 है। हाँ जी, ए सत्ते बोले इसकी प्रायिकता क्या है। ए के सत्ते बोलने की प्रायिकता 4/5 है, तो ए के असत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है। असत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है 1/5। और बी के सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है 3/4, तो बी के असत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है 1/4। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग हमेशा कितना होता है 1, सत्य बोलना और सत्य नहीं बोलना। हाँ जी, 1/4 3/4 का योग भी 1 होता है। ओके, एक ही तथ्य के बारे में, किसी एक ही बात के बारे में उनसे पूछा जाए तो उनके परस्पर विरोधी होने की प्रायिकता क्या है। कि एक ही तथ्य के बारे में पूछा जाए तो इनके विरोधी होने की प्रायिकता क्या है। तो इसका मतलब ए सत्य बोले तो बी असत्य बोले, तभी विरोधी होंगे। समझ गए। जैसे दोनों से पूछा जाए कि बताओ भारत आज जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो ए बोलेगा जीतेगा तो बी बोलेगा नहीं जीतेगा, या ए बोलेगा नहीं जीतेगा तो बी बोलेगा जीतेगा। दोनों हम ही भर देंगे, इसका मतलब परस्पर विरोधी नहीं होंगे। और दोनों ही अगर ये कह देंगे नहीं जीतेगा तो ये भी विरोधी नहीं होंगे। विरोधी का मतलब या तो ये केस या फिर ए बंधु असत्य बोले, ए क्या बोले असत्य बोले, तो बी क्या बोले सत्य बोले। ये दो ही केस बनेंगे। हाँ जी, तो बताओ बंधु, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है और बी के असत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है 1/4 प्लस, या फिर दूसरा केस। हाँ जी, ए असत्य बोले की प्रायिकता 1/5 है और बी सत्य बोले की प्रायिकता कितनी है 3/4। ये नीचे दोनों में लघुत्तम आ गया कितना 20, और ये 4 और 3 जुड़ेगा तो कितना 7 बटे कितना हो गया 20। तो 7/20 राइट आंसर कौन से में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न। किसी अनभिनत सिक्के को पहला चित्त आने तक या 4 उछाले पूरी होने तक, जो भी पहले हो उछाला जाता है। एक अनभिनत सिक्के को उछाला जाता है और यह देखा जाता है कि या तो पहला चित आ जाए, या तो चित आ जाए या 4 उछाल पूरी हो जाए, या तो 4 उछाले पूरी हो जाए या चित आ जाए। ठीक है, जैसे मेरे पास में कुछ मिठाइयां हैं, आप मेरे को उस समय रोक दोगे कि उस समय जब या तो आपके तरफ रसगुल्ला आ जाए, ठीक है, या 4 मिठाई मैंने खिला दी तो रोक दोगे कि बस इतनी खाएंगे। आपने ये सोच रखा है। तो हो सकता है मैंने चारों ही प्रकार की मिठाइयों में रसगुल्ला ना दिया हो तो आप कह दोगे बस करो अब इतना ही काफी है। या फिर सपोज दैट मैंने ये कह दिया, मैंने पहली बार में रसगुल्ला दे दिया तो आप कहोगे बस अब इतना ही, क्योंकि या तो रसगुल्ला मिल जाए 4 बार में या फिर हम फिर नहीं आएंगे। जैसे आप कई बार कहते हो कि या तो मुझे 4 बार में ये काम का ओके दे दो वरना फिर मैं काम के लिए नहीं बोलूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक अनभिनत सिक्के को पहला चित्त आने तक या पहला चित्त आ जाए या 4 उछालें पूरी हो जाए उछाला जाता है। चलो ठीक है, या तो पहला चित्त आ जाए या 4 उछाल कंप्लीट हो जाए उछाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताओ बंधु, कह रहा है चित्त न आने की प्रायिकता 1/16 होगी। हाँ जी, चित्त नहीं आया, 4 उछाल करी है, पहली उछाल, दूसरी उछाल, तीसरी उछाल और चौथी उछाल। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये तो उछाल है, क्या है उछाल का क्रम है। या तो पहली बार, तो कह रहा है चित्त नहीं आए, अनभिनत सिक्के को तब तक उछाला जाता है या तो पहला चित्त आ जाए या 4 उछालें पूरी हो जाए। अगला कह रहा चित्त आए ही नहीं, इसका मतलब चारों ही उछालों में चित्त नहीं आए और अब विप्रयोग पूरा हो जाएगा 4 उछाल करके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, पहली बार अगर मान लो पहली बार मेरे बंधु आपके पास में क्या आए पट आए 1/2 प्रायिकता, दूसरी बार भी पट आए 1/2 और तीसरी बार भी पट आए और चौथी बार भी क्या आए पट आए। इसका मतलब यह है कि चारों बार पट आया है। क्या आया है मेरे बंधु, चारों बार पट आया है। चारों बार क्या आया है पट आया है, चारों बार पट, क्योंकि चित्त आया ही नहीं। चित्त आता तो अभी प्रयोग ही खत्म हो जाता, 4 बार नहीं उछालना पड़ता। या तो 4 बार उछालेंगे या तब रुक जाएंगे जब 4 बार में कभी भी चित्त आ गया। तो चारों ही बार चित्त नहीं आया तो पट आने की प्रायिकता कितनी हो गई मेरे बंधु, ये बता। ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास में 1 कितनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये कथन क्या है मेरे बंधु, सत्य है। फिर कह रहा है अभिप्रयोग के 3 उछाल तक समाप्त होने की प्रायिकता। अभिप्रयोग 3 उछालों में समाप्त कब हो जाए,
जब अगला पहला चित्त 3 ही उछाल में लाके दिखा दे, 3 ही उछाल में अभिप्रयोग पूरा हो जाए, 3 उछाल में मतलब पहली उछाल में अभिप्रयोग पूरा नहीं हो, पहली उछाल में तो पट्टी आएगा साहब, दूसरी उछाल में भी पट्टी आए तब पूरा नहीं होगा, लेकिन तीसरी उछाल में क्या आ जाए मेरे बंधु, चित्त आ जाए, और चित्त आते ही अभिप्रयोग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली उछाल में चित्त नहीं आया, पट आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी उछाल में चित्त नहीं आया, पट आने की प्रायिकता 1/2, लेकिन तीसरी उछाल में तो चित्त आ ही गया, तो इसका मतलब प्रायिकता चित्त आने की भी तो 1/2 होती है सिक्के के लिए, तो 1 बटा कितना हो गया 8, प्रायिकता 1/8, मतलब ये कथन भी क्या है, सत्य है। तो कह रहा है केवल एक सत्य, केवल दो सत्य, 1 और 2 दोनों सत्य, दोनों सत्य हैं। इसका मतलब ये हो गया कि या तो मैं 4 बार आके आपके पास 4 बार, आप किसी में पैसे मांगते हो, आप कहो देख भाई मैं या तो 4 बार मांगूंगा तेरे को कॉल करूंगा, उसके बाद मैं कॉल करना बंद कर दूंगा, या उस दिन बंद कर दूंगा जब तू है ना मेरे को पैसे दे देगा, तीसरी कॉल पर पैसे दे दिए तो मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा कॉल करना। तो कहने का मतलब ये है मेरे बंधु यहां पे कि अभिप्रयोग का खत्म ही नहीं होना, मतलब चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो चारों बार पट आता गया और चित्त नहीं आया तो हम रुके नहीं, लेकिन 4 बार आते ही रुकना पड़ेगा हमें, ठीक है। 3 उछालों में अभिप्रयोग समाप्त कब होगा, कोई कहेगा सर पहली बार चित्त आ जाता, दूसरी बार पहली बार चित्त आ जाता तो 3 उछालों में पहली बार चित्त आ जाता तो अभिप्रयोग ही खत्म हो जाता, क्योंकि एक अनभिनत सिक्के को पहला चित्त आने तक या 4 उछालें पूरी होने तक जो भी पहले हो उछाला जाता है, जो भी काम पहले हो उछाला जाता है, तो दोनों कथन सत्य है। अगला, एक पासे को दो पासों को एक साथ फेंकने पर एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, बंधु समान समान नहीं आए और कुछ भी आ जाए, चाहे समान समान नहीं आए और कुछ भी आ जाए, समान समान नहीं आए और कुछ भी आ जाए, समान समान नहीं आए और कुछ भी आ जाए, समान समान नहीं आए और कुछ भी आ जाए, हमेशा बड़ा ही मिलेगा, ठीक है, कुछ भी आ जाए बड़ा ही मिलेगा। टोटल घटनाएं कितनी होती है 36, टोटल घटनाएं 36 होती है, और 36 घटनाओं में से 6 घटना हटा दो तो बचेगी कितनी 30। तो बताओ बंधु 30 में एक पर दूसरे से बड़ा ही मिलेगा, 6 का भाग है 5 बार, और 6 का भाग कितनी बार 6 बार, तो 5 बटा कितना आ जाएगा 6। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी, और हर केस में बड़ा मिलेगा। ले भाई मैं बता देता हूं, क्या बंधु 4 1 आ गया, 4 1 आ गया तो वो बड़ा नहीं है क्या, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। या 1 4 आ गया तो एक पर दूसरे से बड़ा है ही है, ठीक है। या फिर 3 2 आ गया या 2 3 आ गया, ये सब बड़े ही हैं, एक पर दूसरे से बड़ा ही होगा, बस बराबर नहीं आना चाहिए। तो कई बच्चे क्या सोचेंगे पहले पर दूसरे से बड़ा आने के लिए, ये गलत कर बैठेंगे। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, एक पर कोई सा भी एक, ये नहीं कि पहले पर दूसरे से बड़ा आए, ये जरूरी नहीं है, पहला दूसरा अलग होता है, 1 2 अलग होते हैं, ठीक बात है। तो राइट आंसर कितना होगा 5 बटा 6। अगला प्रश्न, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके गुलाम होने की प्रायिकता, गुलाम टोटल कितने होते हैं मेरे बंधु 4, और कुल पत्ते कितने होते हैं 52, 4/52 से उत्तर कितना आ जाएगा 1/13। ये थोड़ा सा मैंने इजी प्रश्न दे दिया क्योंकि 2 प्रश्नों में आपकी जान भी निकाल दी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, परिमेय संख्याएं शांत दशमलव आवर्ती दशमलव से प्राप्त होती है। बिल्कुल ये कथन क्या है मेरे बंधु सत्य, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो उसमें रिक्रूरिंग होता है, आवर्ती दशमलव होती है वो अपने आप में, ठीक बात है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, दशमलव प्रसार में सब कुछ बताया हुआ है आपको। परिमेय संख्या में एक दूसरी परिमेय संख्या जोड़ने या गुणा करने पर हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, बिल्कुल सत्य बात है। परिमेय संख्या की एक खास बात होती है कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दो, गुणा कर दो या घटा दो, परिमेय संख्या हमेशा क्या आएगी परिमेय ही आएगी। हमें तो 2 ही बातें पूछी है यहाँ पे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं जोड़ घटाओ और गुणा तीनों में परिमेय आती है। बस परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग करें ना, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग करें तो कभी परिमेय आ जाती है तो कभी क्या आ जाती है अपरिमेय, कभी परिमेय आ जाती है तो कभी क्या आ जाती है अपरिमेय आ जाती है, कभी क्या आ जाती है अपरिमेय आ जाती है। परिमेय तो कब आती है जब 5 में भाग दिया जाए किसका 3 का, इस केस में तो मेरे बंधु क्या आती है परिमेय, और 5 में भाग दे दूं 0 का, इस केस में आ जाती है अपरिमेय, क्योंकि ये पूरा का पूरा मान कितना होता है अनंत होता है। ओके हाँ जी, लेकिन अपन को ये पूछा नहीं है, हमें पूछा है कि जोड़ और गुणा करने पर, ठीक बात है। अपरिमेय संख्या है क्या ये, ठीक है देखता हूं मैं बंधु 14 में
18 दूनी 36 है। इसका सॉल्यूशन करता हूं तो मैं अंडर में, देखो ये 11 दूनी 22 और 22 दूनी कितना 44 प्लस से 18 दूनी 36, 36 में 14 जोड़ो, देखिए आप 36 में 14 जोड़ोगे 50, 50 का डबल करोगे कितना 100, तो 100 और 44, 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 होगा। और 144 का वर्गमूल 12 है तो जिन जिन संख्याओं का कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकलता है वो सब परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये कथन मेरे बंधु, ये कथन हमारा असत्य है कि परिमेय संख्या होती है और ये खुद क्या कह रहा है अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, गलत कथन हो गया, गलत कथन चूज करने को कहा था। हाँ जी, पाई माइनस सी क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या। मेरे बंधु पहली बात तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होती है पाई। और 22/7 क्या होती है, परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या होती है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। अरे भाई पाई का मान 22/7 होता है, इसमें से सी का मान कितना घटेगा हमें क्या पता। पहली बात तो ये परिमेय ही नहीं है। ओके, धनात्मक ऋणात्मक की बात एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या कोई कांस्टेंट घटती है तो अपरिमेय ही बचती है। ओके, हाँ जी, दोनों तो नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला कि संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानुबाद में समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दशमलव प्रसार। बंधु एक तो आवर्ती दशमलव बार का गुणधर्म बार वाला प्रश्न ध्यान रखना, एक ये दशमलव प्रसार का प्रश्न है ना, अभी तक आया नहीं है, इसका ध्यान रखना, ये कितने स्थानुबाद में समाप्त होता है। मेरे बंधु नीचे जो संख्या है उससे एक इलाज आपको चाहिए, तो मैं एक बात बता सकता हूं, 3125 से आपको भाग देने में दिक्कत होती है, भाग देने में अगर दिक्कत होती है तो आप चलने दो इसको, ठीक है, आप चलने दो, इसको मल्टीप्लाई करो। आप एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 से और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। बंधु रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 13 दूनी कितना आ गया 26, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया ये बताओ, नीचे 2 से 50 हो गया, 31 का 62 6300 हो गया, कितना हो गया 6300। टेली कर लेना एक बार, 5 दूनी 10 है, 2 दूनी सॉरी 6350 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 6300। 5 का 10 से 0, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5 और 2 और ये आपके पास में 6 6250। इसको अगेन मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे लगता है कि ये नीचे मुझे 0 ही 0 दिखा देगा, दुनिया भर के 0। ओके देखता हूं, देखें कब दिखाता है 0। हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 26 का डबल कितना होता है 52। ओके, नीचे कितना आ गया 0, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5 और 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5 और 6 दूनी 12, 125। अभी मुझे बंधु ऐसा लगता है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, मेरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ये क्या पता मामला सेट हो जाए। कैसे सेट होगा देखो, खुद देखो, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में आएगा 4 दूनी 8 और ये आपके पास में 5 चौके 20, 208 अपॉन में नीचे 0 0, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा बंधु आपके पास में 10 से और 1 4 और 1 कितना 5। अगेन इसको एक बार और गुणा कर दो 2 से, आपको अगर दशमलव ही लगाना है तो 2 से गुणा कर दो, वरना डिवाइड कर दो आप, ठीक है। ओके मेरे बंधु ये आ जाएगा मेरे पास में 416, कितना आएगा 416। ओके, और ये नीचे आएगा 1 2 3 4 और 1 5 0, तो बंधु 5 अंकों बाद में दशमलव लगेगा, 6143 3 2 5 अंकों बाद में, ये 2 अंक और ले लिए, ये ले, ये दशमलव लगेगा। दशमलव कितने स्थानों बाद में आएगा 5 स्थानों बाद में क्या आएगा दशमलव आएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा एक अपरिमेय संख्या मौजूद होती है। बंधु क्या कह रहा है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा एक अपरिमेय संख्या मौजूद होती है। अपन को कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है, एक ही अपरिमेय संख्या मौजूद होती है क्या। बंधु कोई जरूरी बात नहीं है ये कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक ही अपरिमेय संख्या हो, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इस कथन को मैं तो क्या मानूंगा, असत्य मानूंगा। एक ही अपरिमेय संख्या हो, एक से अनेक भी हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं बताता हूं आपको। मेरे बंधु बता, ये एक है और ये दो है, ये एक और दो है इस संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर एक और दो है, इनके बीच में मेरे बंधु एक बात बता, अनंती तो परिमेय होती है, अनंती क्या होती है अपरिमेय होती है। इनके बीच में वो मान कुछ कुछ खूब सारे हो सकते हैं, जैसे √2 का मान 1
√3 का मान, ये अपरिमेय संख्याएं होती है, तो ये असत्य कथन है। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक वास्तविक संख्याएं मौजूद होती है। बिल्कुल सही बात है, अनेक होती है, वास्तविक में परिमेय अपरिमेय सब आती है। इसका मतलब दूसरा कथन एकदम अपने आप में परफेक्ट सही है। ठीक है, तो दूसरा कथन ही क्या है मेरे बंधु, सत्य है। ओके, तो सत्य कथन पूछा है तो केवल 2 ही सत्य माना जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला, ऐसे प्रश्नों में तो वैल्यू रख दो आप, है क्यों फालतू में मातापची कर रहे हो। आपको दिया है 2 की पावर a प्लस ए, 3 की पावर b बराबर 17। तो पहले तो मैं यही चेक कर लेता हूं, तो ये प्लस की घातें रखनी पड़ेगी, माइनस की तो कैसे 17 देगी। a का मान 2 रखूंगा तो 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 3, 3 3 9 9 27, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। a का मान 3 रखूंगा तो 2 की पावर 3 8 है और 3 की पावर 2 9, 8 और 9 17। ये सही है शाबाश। कौन से ऑप्शन से, डी ऑप्शन से मुझे लग रहा है। 2 की पावर तो 3 रखेंगे और 3 की पावर 2 रखेंगे तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपके पास में। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद में इसी प्रकार से इसको अगले में भी प्रूव कराओ। 2 की पावर a प्लस 2 और माइनस 3 की पावर b प्लस 1 बराबर कितना, 5। इससे अपन d को प्रूव करवाते हैं। d से a का मान 3 रखो तो 2 की पावर 5 माइनस है 3 की पावर 3 बराबर 5 होता है क्या। 2 की पावर 5, 32 में से 27 घटाएंगे, कितना उत्तर आ जाएगा, 5 उत्तर आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। जो परफेक्टली सेट होते हैं उन्हीं को उत्तर कर देंगे, अदरवाइज इनकी फालतू में किताब खोलने वाली बात हो जाती है। 2 की पावर a को x मान लो और 3 की पावर b को y मान लो, तो x प्लस वाई बराबर तो 17 हो जाएगा आपके पास में, और वो हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर 5, क्योंकि उसको घातांक करने के नियम से तोड़ना पड़ेगा। तो 2 की पावर a गुना 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर b गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। उससे फिर सिमल्टेनियस इक्वेशन के किसी एक चर का मान निकाल के वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद में अगला प्रश्न ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट में, मेरे बंधु एक बात बताना, स्क्वायर रूट में आपके पास में है, इस 169 को 1 से गुणा करेंगे तो 169 प्लस x से बट्टा कितना आ जाएगा, 169 बराबर हमारे पास में आ गया 14 बट्टे कितना, 13। दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो 169 प्लस x बट्टा 169 बराबर, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो 196 बटे 169, 169 से 169 कट गया, 196 में से घटा लो तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना, 7 बचेगा हमारे पास में। ठीक बात है, और ये बच गया 8 में से 6 गया तो कितना, 2। तो राइट आंसर हमारे पास में कितना आ गया, 27 आ गया 90 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या कह रहा है, एक्स और वाई दो पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर वाई बराबर कितना है बंधु, 125। मुझे यहां तक कि ये लगता है कि ये x की पावर y है तो ये 5 की पावर कितनी है, 3। तुलना करोगे तो y का मान कितना आएगा, 5 और x का 3 और x का मान कितना, 5। तो ये x माइनस वाई की पावर बोल रखा है कितना, x प्लस 2y। मेरे बंधु x का मान कितना है, 5 माइनस 3 की पावर है, x का मान कितना है, 5 प्लस है 2 गुणा कितना, y का मान 3। तो ये हो गया 2 की पावर है 6 और 5 कितना होता है, 11। 2 की पावर 11, 1024 का डबल 2000 कितना, 48। तो 2048 से राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला प्रश्न, p बट्टा 56 है, p बट्टा कितना है, 56। मेरे बंधु 784 का वर्गमूल 28 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, बट्टे 4p स्क्वायर हो गया। 4 का भाग 28 में कितनी बार, 7 बार। ये p को p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो p की पावर 3 बराबर, इसको अपन 7 आटे 56 लिख सकते हैं। ओके, और 7 गुणा 7 पहले से है। ओके, ये 7 गुणा 7 का घनमूल तो कितना होता है, 7 और 8 का घनमूल होता है 2 और p की क्यूब का घनमूल होता है p। तो ये p का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, 7 गुणा 2 कितना, 14। अगला प्रश्न फिर देखो बंधु, वर्गमूल घनमूल और घातांक करने का सामूहिक प्रश्न। 6√6 इंटू ये है 12, इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 5 लिख सकता हूं। ओके, देन इसके पास में 25 गुणा √5 है। मेरे बंधु एक बात बताना कि उसको मैं लिख सकता हूं 6 का भाग 12 में कितनी बार, 2 बार, और 5 का भाग 25 में कितनी बार, 5 बार। तो ये अल्टीमेटली ऊपर तो आ गया 2 गुणा √6 गुणा √5 लिख सकते हैं उसको चाहे तो, और नीचे है 5 गुणा √6 गुणा √5। √5 से √5 कट गया, 6 से 6,
2 बटे कितना आ गया 5, 2/5 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इसको 4 की घात 1/3 पढ़ी जाएगी, इसको 6 की घात 1/4 पढ़ी जाएगी, इसको 15 की घात 1/6 और इसको 245 की घात 1/12। पॉजिटिव संख्याओं का स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर दो, पॉजिटिव में बड़ी बड़ी रहती है और छोटी छोटी रहती है। सबकी घात 12 लगा दूं ताकि ये सब व्यवस्थित हो जाए। मैंने कहा बड़ी बड़ी रहती है तो 3 का भाग है 4 बार तो 4 की घात 4, 4 का भाग 3 बार तो 6 की घात 3, 6 का भाग 12 में 2 बार तो 15 की घात 2 और देन यहां से 12 से 12 कट गया 245। ये 245 है, ये कितना है मेरे बंधु 225, ये कितना है 216 और ये कितना है 256। तो बड़ा तो 256 ही है, तो 256 को जनरेट करने वाला है 4 का घनमूल। किसका घनमूल, 4 का घनमूल ही 256 को जनरेट करने वाला है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, यदि ये कुछ दे रखा है तो बंधु 4 की घात n है, उसके ऊपर वर्गमूल है तो इसका मतलब बट्टा होता है 1/2, वर्गमूल होता है बराबर 1000 कितना है 24। 4 को मेरे बंधु 2 की घात 2 लिखते हैं, ऊपर घात n है और सबसे ऊपर घात कितना है 1/2 बराबर 1000 कितना 24। मेरे बंधु बताना कि ये 2 से 2 तो कट जाएगा या गुणा होंगी घातें हैं, तो 2 गुणा n गुणा 1/2 बराबर 1000 कितना 24। 2 से 2 तो कट गया, 2 की घात n बराबर 1024, 2 की घात 10 का मान होता है 1024 से, तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, इसका घनमूल जरूर निकलेगा और कई दफा बता चुका हूं ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का घनमूल हमेशा हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक नहीं होता है। 729 का घनमूल तो कितना होगा बंधु 9 हो जाएगा। ओके, माइनस इधर देखो, ये 5 इकाई का अंक है तो वर्ग घनमूल में इकाई का अंक कितना होगा 5। ये 42 कौन सी संख्या के घन के नजदीक है बंधु, ये 3 का घन 27 होता है, 4 का 64 हो जाता है, 3 के नजदीक है, तो ये माइनस का 35 आएगा इसका उत्तर। माइनस का 35 और माइनस का 9, माइनस का कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो माइनस का 44 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल तो काल्पनिक होता है लेकिन घनमूल वास्तविक होता है। फिर देख लो कैसे होता है, इसको हम लिख सकते हैं घनमूल में -2 गुणा -2, तो घनमूल आप तो 2 निकाल लिया करो, माइनस का चिन्ह लगा दिया करो मेरे कहने से। ओके, लेकिन वर्गमूल में मत लगा देना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, a² + 1/a² बराबर 98 है। आपको ये पता है a + 1/1 का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 1/a², सॉरी प्लस 2ab, 2a का मान a और b का मान 1/a, कट गया ये तो गया। ओके, तो ये a² + 1/a² 98 + 2 बराबर a + 1/a, a + 1/a का होल स्क्वायर, और a + 1/a बराबर 98 + 2 100, 100 का वर्गमूल कितना 10 होता है। ठीक है, कितना होता है 10। हमें क्यूब निकालना है तो अब हम इसका ही क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। और क्यूब करेंगे तो वैसे डायरेक्ट ट्रिक होती है, n³ - 3n, 10 की क्यूब 1000 में से 3n, 3 गुणा 10 घटाओ 30, 970। वैसे क्यूब करोगे तो a³ + a, b³ + a, 3ab कोष्टक a + b, बातें वो वहीं आएगी घूम के। 10 की क्यूब कितनी 1000, ये a से a कट गया, a + 1/a, सॉरी 1/a था, 1/a का मान a + 1/a का मान 10 है, 10 गुणा 3 30 होता है, तो a³ + 1/a³ बराबर 1000 में से 30 घटा लो तो अल्टीमेटली उत्तर कितना आ जाता है 970 आ जाता है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, n के किस मान के लिए ये एक गुणनखंड होगा। तो बंधु आपको अल्टीमेटली एक इलाज और बता दूं, 17 की पावर 17 + 5 की पावर 17, ये हमेशा अपने योगफल से विभाजित होता है, 17 + 5 से विभाजित होता है। हाँ जी, 17 की पावर 17 - 5 की पावर 17, ये हमेशा अपने अंतर से विभाजित होता है, माइनस वाला माइनस से विभाजित होता है। 17 की पावर 20 है
और -5⁻20 ये मेरे बंधु दोनों से विभाजित होता है। 17 + 5 से भी विभाजित होता है और 17 - 5 से भी विभाजित होता है। इसका एक रीजन भी है, सर्वसमी का इसका रीजन है सर्वसमी का। आइडेंटिटीज का प्रश्न है ये, भाजकता का प्रश्न नहीं है मेरे बंधु। सर्वसमीकाओं का प्रश्न है और सर्वसमीकाएं आपको कुछ पता होनी चाहिए। सर्वसमीकाएं कुछ ऐसे रिजल्ट हमें देके जाती है गुणनखंड के, जैसे a³ + b³ का सूत्र होता है, a + b से स्टार्ट होता है, वो उसका फैक्टर होता है। a³ - b³ में a - b उसका एक फैक्टर होता है। तो कहने का मतलब एक गुणनखंड होगा, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं, इसके अलावा बाकी कुछ भी है तो सत्य नहीं है। कोई कहेगा सर 20 गाते हो और बीच में चिन्ह प्लस का हो तो तय नहीं कर सकते। ओके, तो n के किस मान के लिए मेरे बंधु, घाते अगर विषम हो, घाते विषम हो तो प्लस वाला प्लस वाले से विभाजित होता है। विषम मानों के लिए तो सत्य है ही है। और अगर बल्ब प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाला प्लस से विभाजित नहीं होता जब माइनस का होता है। इसका मतलब एक फैक्टर इसका क्या होगा बंधु, x + a जरूर होगा जब घाते विषम होगी। इसका दूसरा तरीका आपको समझा देता हूं। n = 1 पर चेक कर लो, x + a एक फैक्टर है x + a का। n = 3 पर चेक कर लो, विषम घाते हैं। x³ + a³ का सूत्र होता है मेरे बंधु, क्या होता है, x + a। ओके, और होता है x² - XA + a², ऐसे सूत्र होता है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली यहां से राइट आंसर तो आ रहा है कि घात क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। सो ओके, इस केस में ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, ये क्या कह रहा है बंधु, एक सूत्र होता है, यही सूत्र a³ - b³ का सूत्र होता है a - b, और होता है a² + ab + b²। और मेरे हिसाब से यहां ऐसा ही हुआ है। a का मान है 1.1³ माइनस, इस 1³ कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको नीचे ले आया होगा 1.1 का स्क्वायर। ओके, हाँ जी, फिर इसने किया होगा ab किया होगा प्लस का ab। तो a तो कितना है 1.1 है और b कितना है 1। ओके, प्लस है b², तो 1 का स्क्वायर बराबर उधर छोड़ दिया होगा 1.1 सॉरी, कोष्टक काहे का लगा रहे हो, इसके 1.1 - 1 को इस हाल में छोड़ दिया इसको, और इसको ले आया इधर। ये देखो मामला सेट कर देगा वैसा का वैसा। 1.1³ - 1 बटा 1.1 का स्क्वायर होता है 1.1 गुणा 1.1, और ये 1.1 गुणा 1 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये आ गया प्लस में 2 पॉइंट कितना 1 बराबर आ जाएगा। 1.1 में से 1 घटाओगे 0.1 उत्तर बचेगा। तो सरलीकरण नहीं है मेरे बंधु, ये अपने आप में सर्वसमीका का प्रश्न है कि 2x + y = 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है बंधु। यूं तो ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन के अनंत हल होते हैं। लीनियर इक्वेशन के कितने हल होते हैं, लीनियर इक्वेशन के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, लीनियर इक्वेशन के अनंत हल होते हैं। अनंत हल का मतलब क्या है, अनंत हल का मतलब ये है कि अनंत मान संतुष्ट करते हैं। अनंत बिंदु एक रेखा को, अनंत बिंदु एक रेखा को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अनंत बिंदु एक रेखा को संतुष्ट करेंगे, अनंत हल होते हैं। लेकिन यह कह रहा है कि यदि ऐसा हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। तो बंधु x का मान, इसको कहा जाता है भुज, इसको क्या कहा जाता है, भुज एब्सिसा, और इसको कहा जाता है कोटि, ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, कोटि। x के मान को भुज और y के मान को कोटि। तो 2 दूनी 4 + 1 5 है, नहीं होता। 1 1 रखो, 2 + 1 3 ही होता है, 6 नहीं होता। 2 दूनी 4 + 2 6 ये होता है। 2 1 कम 2 + 2 4 ये नहीं होता। इसका मतलब राइट आंसर यहां कौन सा होगा, सी। ए की मान ऐसा है जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान है। अनंत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या होना चाहिए, c2। a1 1 है, a2 कितना है, k + 1 है। ओके, b1 कितना है आपके पास में, k + 1 की b1 है, और b2 कितना है 9 बराबर c1 कितना है 5/8 k माइनस कितना है 1 है। किसी से भी मान निकाल लो और वेरीफाई और करवा लेना, क्या पता कई बार ऐसे केसेस में अनहोनी होती है।
मैं एक काम करूं, इन दोनों को बराबर कर दूं मेरे बंधु। बराबर करूंगा तो मेरे पास में यहां से कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में द्विघात समीकरण बन रही है, और द्विघात समीकरण बनती है तो मैं बच्चे की तरह सोल्व करता हूं। मैं ये कहता हूं कि मैं वैल्यू रखूंगा, जीरो रखूंगा तो बंधु मेरे बाद 1/1 होगा, 1/9 होगा, जीरो संतुष्ट नहीं करेगा। 3 रखूंगा तो 1/3 आएगा, और ये 3 और 1 4/3 है, 4/3 1/3 नहीं होता, इसका मतलब 3 तो नहीं होगा। 1 रखूंगा तो 1/2 आएगा, ये आएगा 2/9 नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली कौन सा होगा, 2 होगा। 2 रखूंगा तो 1 बटा कितना आया 3, और 2 रखूंगा तो 3/9 भी 1/3 ही होता है लाडी। 5/8 दूनी 16 में से 1 घटाओ कितना 15, सब 1/3 है, सब क्या है 1/3 है, सब 1/3 है। इसका मतलब है संपाती रेखाएं हो गई, और संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ये लो साहब, ये अच्छा प्रश्न है आज के पेपर का, ठीक है। हाँ जी, एक बार ये क्लर्क में आ चुका है, ये प्रश्न क्लर्क की एग्जाम में आ चुका है। रेखिक समीकरण का a/x प्लस b/y बराबर m और b/x प्लस a/y बराबर n, तो x अनुपात y, कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो ये आपके पास में सिमल्टेनियस इक्वेशन है, और इनके x और y की मान निकालनी है। एक काम कर लेता हूं यार, मैं एक काम करूं, इसमें पूरी समीकरण को इसको a से गुणा कर दूं, पूरी समीकरण को इसको मैं a से गुणा कर दूं, तो ये मेरे पास में a² से प्लस से ab/y, ab/ कितना y बराबर एम ए आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ओके। और उस पूरी समीकरण को मैं किससे गुणा कर दूं, b से गुणा कर दूं क्या, सॉरी a² आ गया क्या, तो b से गुणा कर देता हूं। b से गुणा करूंगा तो b² और ab आ जाएगा। इस पूरी समीकरण को मैं b से गुणा कर देता हूं। इसको तो मैंने मल्टीप्लाई किया है a से, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं b से। मेरे बंधु b से मल्टीप्लाई करता हूं तो b² अपॉन में कितना x प्लस से ab/ कितना y बराबर b से गुणा कर रहा हूं, ध्यान रखना, एन बी आ जाएगा, ओके। जैसे ही समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाऊंगा, मेरे को यहां से y गायब होता दिखेगा, एलिमिनेट कर देता हूं y को, अल बताओ बंधु, ये आ जाएगा a² से माइनस से b² कितना y बराबर एन बी था मेरे बंधु, यहाँ पे एन बी, तो एम ए माइनस कितना आ गया एन बी। एक तो ये आ गया मेरे बंधु, ये y कहां से ले आए अपन, ये y वही मत लाओ भाई, ये y वगैरह मत लाओ, y को भगाओ, इसको y को कैसे लाए, ओके ओके, y की जगह x ही लिखेंगे, और उधर था जो हमारा एन बी वो भी लिखेंगे b से गुणा, और ये नीचे कितना आएगा मेरे बंधु x बराबर एम ए माइनस कितना आ गया एन बी। आया कि नहीं आया, आया। तो बताओ यहां से आप ये इस x का मान क्या आएगा, x है, ये लघुत्तम आके ऊपर जाएगा, तो ये आएगा a² माइनस b² अपॉन एम ए माइनस एन बी, आएगा कि नहीं आएगा, ये तो x का मान आएगा। इसी प्रकार मुझे y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, इसी प्रकार मुझे y का मान निकालना है, और y का मान निकालना है तो इसी प्रकार, अब ये काम मैं अलग से करूंगा मेरे बंधु, इसी प्रकार जिस प्रकार से x का मान निकाला है उसी प्रकार एक काम करता हूं, उल्टा गुणा करता हूं। उल्टे गुणा का मतलब तो ये है कि मैं इधर तो गुणा करता हूं b से, तो abx से प्लस b² बराबर आ जाएगा mb, और उसको गुणा करता हूं मैं a से, तो abx से प्लस से a² बराबर एन बी, सॉरी काय का बी एन ए, और इनको घटाऊंगा तो ये माइनस और ये माइनस, साहब ये कटेंगे, और ये आएगा b² माइनस a² बटे y, b² बटे y माइनस a² बटे y, b² माइनस a², तो ये आएगा एम बी माइनस एन ए। घुमा मत देना इनको। लो भाई, y का मान क्या आ गया आपके पास में, b² माइनस a² बटे एम बी माइनस कितना आ जाएगा एन ए। लो साहब, ये y का मान आ गया और ये x का मान आ गया, सीधे के सीधे धर दो इनको यहाँ पे, x की जगह x का मान और y की जगह y का मान। x का मान तो क्या है, a² माइनस b² बटे एम ए माइनस से एन बी अनुपात, बताओ b² माइनस a² b² माइनस a² बटे एम बी माइनस कितना आ जाएगा
एम बी माइनस कितना आ जाएगा एन ए। क्रम मत चेंज कर देना भाई इनका, ठीक है। ऊपर मैंने पहले किससे गुणा किया था, गड़बड़ कर दिया कि मैंने बी से गुणा किया था, सही है। नीचे इधर ए से गुणा किया था, ओके। अब बताओ बंधु मुझे यहां से कि मैं इसमें एक में माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस क्या ले लूं, कॉमन। तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दूं मैं, ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे रुको भाई, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे एम ए माइनस एन बी अनुपात। ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दोगे तो वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा एन ए माइनस एम बी। स्थान चेंज हो जाएगा इनका, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट गया, और वज्र गुणा करेंगे तो एन ए माइनस एम बी अनुपात एन ए माइनस एन बी अनुपात एम ए माइनस एन बी आ जाएगा। ये देख लो किस ऑप्शन में है, ऑर्डर चेंज करना पड़ सकता है, प्रश्न में जो आया होगा आपको एन ए माइनस एम बी और एम ए माइनस एन बी कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है मैंने दोबारा बता देता हूं इनको। तो बंधु ये तो कट जाएंगे, कट जाएंगे, ओके। और कट जाएंगे, मैंने यहां माइनस से गुणा किया है, इसको भी माइनस से गुणा किया है, और इसको भी किससे गुणा किया है, माइनस से। कट जाता है, वापस नहीं चाहिए तो। हाँ जी, अब मैंने इसको काट दिया तो ये तो आ गया इधर और ये आ गया इधर, क्योंकि रेशियो है बंधु, रेशियो में तो जो नीचे लिखा हुआ है वो तो मल्टीप्लाई होगा, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखना। अगला प्रश्न है कि युगपद रैखिक समीकरण के कितने हल हैं। लो भाई, 3/6 a1/a2 और b1/b2 -1/-2, ये भी 1/2 ही आ रहा है, बराबर c1/c2 5/10। सभी 1/2 बराबर है, 1/2 बराबर 1/2 हो रहे हैं, इसका मतलब सब बराबर हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इनके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। हाँ जी, ये कह रहा है कि ऐसी समीकरणें हैं। पहली समीकरण है 3x माइनस सॉरी 3x था, पहली समीकरण में है 3x प्लस 7y बराबर 75, और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 5, क्योंकि 5 का भाग दे दिया दूसरी समीकरण में। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आने दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 15। सॉरी, माइनस का नहीं, सिर्फ 15। अब बताओ मुझे यहां से, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये 3x से 3x तो कट गया, ये 10y बराबर कितना आ गया 60। y का मान कितना आ गया 6। y का मान 6 किसी भी समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रख देंगे तो x माइनस 6 बराबर 5, x बराबर 6 और 5 कितना 11। x का मान 11 है, y का मान कितना है 6, तो 6 x प्लस वाई का मान चाहिए, तो 11 में 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 17 आएगा, और 17 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, के किस मान के लिए इस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस 3 होगा। बंधु इसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं अपन वैसे तो, और अगर ये एक गुणनखंड है तो इससे अपन एक काम कह सकते हैं कि x माइनस 3 को बराबर 0 करके x बराबर कितना रख दो 3, सीधा शेषफल आ जाएगा। और बंधु 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 गुणा 3 प्लस के बराबर क्या आएगा 0, ओके। शेषफल 0 आएगा, गुणनखंड है तो 9 माइनस से 24 प्लस के बराबर कितना 0। 24 में से 9 घटाया, माइनस का 15 प्लस के बराबर कितना आ गया 0। के बराबर प्लस का कितना आ गया 15, और प्लस का 15, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करो जिसके मूलों का योग और मूलों का गुणा ये पड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस से मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा, कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग माइनस 3 गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस कितना 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बहुपद हो गया। बहुपद का निम्न में से एक गुणनखंड कौन सा है। बंधु बहुपद का गुणनखंड वही होगा जिससे चर का मान रखने पर शेषफल 0 आए। तो बंधु यहां से x बराबर कितना रख दूं 4,
वेरीफाई करवाऊंगा मैं। 4 का स्क्वायर माइनस है 7 गुणा 4 प्लस 12, रेंडमली चेक कर रहा हूं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 28 प्लस 12, 16 और 12 28 में से 28 घटाओ बंधु। ये तो गुड लक है कि यहीं से शेषफल 0 आ गया, तो यही गुणनखंड होगा। आप कहोगे सर आपने इसको ही क्यों चेक किया? ले भाई इसको चेक कर लेता हूं। x बराबर -3 रख दो इससे, और -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 7 गुणा -3 प्लस 12, यहां से शेषफल 0 नहीं आएगा। 9 प्लस 21 प्लस 12, ये शेषफल 0 नहीं आएगा, ये गुणनखंड नहीं हो सकता। अगला, के गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन से हैं? आप तो वापस ऑप्शनों को मल्टीप्लाई कर दो, हर तरीके से बता रहा हूं। ऑप्शनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो मेथड भी, सीधा मान रखने वाला भी और एक्स और वाई के मान रखने वाला भी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 2x माइनस से 2x स्क्वायर माइनस 4। ये तो मेरे हिसाब से बहुपद तो नहीं बनाएगा, तो ये तो गया। इससे मान रख देता हूं, चलो b से रखूंगा तो x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 4। ये माइनस का तो 4x ही पड़ा है हमारे पास में, प्लस का तो x स्क्वायर पड़ा है, लेकिन माइनस का 4x पड़ा है, ये तो नहीं देगा। ये हो गया x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये तो माइनस 4x, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन से वेरीफाई करवाता हूं। x की घात 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 4, 2x से 2x कट गया, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो प्रश्न बना देता है वही गुणनखंड है। यदि समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा? 1 बटा अल्फा। मूलों का योग तो माइनस b बटा a होता है, तो माइनस का 13 बटे 5। इससे तो हमें किसका मान नहीं हासिल हुआ? k का। मूलों का गुणा अल्फा गुणा 1 बटा अल्फा होता है, वो होता है k बटा कितना? 5। अल्फा से अल्फा कट गया, 5 बराबर कितना होगा? k। तो इसका मतलब k का मान कितना आएगा? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण का के मूल वास्तविक और बराबर हैं। मूल वास्तविक और बराबर के केस में डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर बोले तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान k बराबर 0। ये हो गया 16 बराबर 4 के, तो k का मान तो अल्टीमेटली कितना आ गया? 4 आ गया। राइट आंसर कौन सा है? बी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण का केवल एक मूल है, यानी दो मूल बराबर हैं, तो p का मान क्या होगा? b मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बंधु? 0। इसी केस में मूल बराबर होते हैं, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होता है, तो मूल समान, मूल क्या होते हैं? मूल समान प्लस क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। d ग्रेटर देन 0 में मूल असमान होते हैं। मूल क्या होते हैं? असमान होते हैं, वह आपके पास में वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। d लेस देन 0 में मूल असमान तो होंगे, मूल असमान तो होंगे, लेकिन काल्पनिक होंगे लेस देन 0 में। तो मूल समान होते हैं, इसमें परिमेय अपरिमेय दो केस और बनते हैं। पूर्ण वर्ग है तो परिमेय और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। तो बंधु बी स्क्वायर बोलेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना? 36 माइनस 4, a का मान p और c का मान कितना? 1 बराबर कितना? 0। तो ये 36 बराबर है 4p और p का मान कितना आ गया? 9 चौके 36, 9 राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 25 है। पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक x प्लस क्या है? 1। ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं। पहला 5 है तो दूसरा 6, पहला 11 है तो दूसरा 12। इनके वर्गों का योग 25 है।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 25। इनका होल स्क्वायर खोल दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस है 2x माइनस 24 बराबर 0। 25 इधर आया तो माइनस का, तो माइनस 24, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। ऐसा जिस ऑप्शन में है वो सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये L2 के क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन करवाया। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारा टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी 1.0, जिसमें पेपर हुआ था साइंस मैथ का, उसके जो फिजिक्स के क्वेश्चंस थे उसके हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो, एक तरल का तापमान दे रखा है कितना है 20 केल्विन दे रखा है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इस तापमान कितना होगा। देखो, फ़ारेनहाइट पैमाना चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना या आपको इनको आपस में बदलना आना चाहिए केल्विन में, तीनों को आपस में आपको बदलना आना चाहिए। देखो कैसे लिखते हो, C-0/5 F-32/9, इस प्रकार से कोई एक सूत्र होता है। इस तो आप इससे हम किस से चेंज करते हैं, सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। तीसरा आपका रहता है केल्विन में, तीसरा रहता है आपका केल्विन रहता है। देखो केल्विन, तो केल्विन अगर सेंटीग्रेड में दे रखा है और केल्विन में बदलना है तो कैसे बदलोगे आप, उसमें सेंटीग्रेड में 273 प्लस सेंटीग्रेड और ये आ जाएगा केल्विन में तापमान। अब आपको दे रखा है केल्विन में, तो आपको सेंटीग्रेड में निकालना पड़ेगा। सेंटीग्रेड में कैसे निकालोगे, 273 क्या आ जाएगा, के माइनस 273, के माइनस 273, तो करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 273 कितना आ जाएगा, माइनस के 253 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि ये सेंटीग्रेड में कितने के बराबर है, माइनस के 253 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अब देखो हमारा ये फॉर्मूला लगा है, हमें पूछा है इसका फ़ारेनहाइट में ये मान पूछा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 253/5 F-32/9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा माइनस के 253 गुणा 9/5 बराबर F-32। अब आपको 253 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 × 30 = 27, 9 × 5 = 45, 46 47 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, और इसमें 5 का भाग लगाना, माइनस है, देखना कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 2 पचम 25, 2 बचते हैं, पचम 25.2 बचते हैं, 4 माइनस में कितना आया, माइनस में, तो कितना आया ये, माइनस में 454.4 बराबर F-32। अब ये माइनस में है, इधर आगे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस के 454.4 माइनस 32 प्लस का रहेगा, और F घटाओगे तो घटाओगे ये आएगा आपका माइनस के 423.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, माइनस में है। तो ये थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव है, बहुत इजी है। ऐसे प्रश्न क्या है, कैलकुलेटिव होते हैं लेकिन इजी रहते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी है, छोटा सा ये फॉर्मूला लगाना, आपको याद रखना। ये संबंध भी पूछा जा सकता है, या आपसे केल्विन में देकर सेंटीग्रेड में भी पूछा जा सकता है, या सेंटीग्रेड में देकर आपसे केल्विन में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछ सकते, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखो क्या दे दिया इसने, फोकस दूरी F कितनी, 10 सेमी दे दी, 10 सेंटीमीटर दे दी। अब देखो उसकी वक्रता त्रिज्या, आपसे वक्रता त्रिज्या पूछी है, क्या पूछी है, वक्रता त्रिज्या पूछी है। R से आप इसको डिनोट करते हो। इन दोनों में F और R में आपका संबंध अगर आपको पता है तो कैसे लिखते हैं, A बराबर R/2। आपसे R पूछा है तो R कितना हो जाएगा, 2F। F का मान कितना दे रखा, 10, बहुत ही सिंपल है, 20 सेंटीमीटर है क्या ऐसा ऑप्शन।
ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट है, ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण, आप देखो आप डॉक्टर से दांत चेक करवाने जाते हो और वो एक क्या होता है, दर्पण होता है, तो उससे क्या होगा, वो दांत को बड़ा करके देख सकता है। तो प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए कौन सा काम में लेंगे, आप सीधा सा सिंपल याद रखो, अवतल दर्पण होता है वो, जिसकी सहायता से को प्रतिबिंब बड़ा हो दिखता है। अगला देखिए, जब प्रकाश हवा से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता। देखो प्रकाश है, माध्यम चेंज हो रहा है, हवा से किसी अन्य माध्यम में जैसे द्रव में चला गया तो कौन सा गुण, देखो तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, ये बदलता है, क्या है ये बदलेगा, बदलता है, तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, उसकी वेग भी बदल जाता है, आयाम भी बदल जाता है। तो क्या चेंज नहीं होता है, उसकी आवर्ती चेंज नहीं होती है। याद रखना, बहुत सिंपल प्रश्न है, सीधा भी पूछा जा सकता है कि जब प्रकाश किरणें माध्यम बदलता हुआ है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो क्या नहीं बदलता है, उसकी आवर्ती नहीं बदलती है। कई बार ये पूछेगा वेग कितना होता है, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है, वेग ज़्यादा पूछते हैं, गति उसकी गति पूछ लेते हैं क्योंकि अपूर्णांक दे रखा है, उसका हम डिवाइडेशन कर देते हैं तो उसका वेग आ जाता है। अगला देखिए, अगला है दो पतले लेंस जिनमें एक ही फोकस दूरी, एक की फोकस दूरी कितनी है आपका प्लस का 60 सेंटीमीटर है, दूसरे की फोकस दूरी है माइनस का 20 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब देखो कई बार क्या उसकी पावर भी दे देगा, पावर भी पूछ लेगा, और या फोकस दूरी संयुक्त जो लेंस बन गया जोड़ने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी संयुक्त की क्या हो जाती है 1/f बराबर 1/f1 1/f2, इस प्रकार से जोड़ते हैं। अगर क्षमता की बात करेंगे, क्षमता पावर की बात करेंगे तो किस प्रकार से P1 + P2 सीधी जुड़ जाएगी। तो मान रखना है F1 का मान कितना दे रखा है 60 प्लस का दे रखा है, और F2 का मान दे रखा माइनस का 20। एलसीएम लेओगे 60 आएगा, 1 - 3, क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के साथ तो माइनस रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2/60, छोटा करोगे 1/30 माइनस के, किसके बराबर है 1/f के बराबर है, किसके बराबर चल रहा है 1/f के। तो f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा -30 सेमी, उल्टा हो जाएगा -30 सेमी। है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पावर भी पूछा जा सकता है भाई, पावर भी पूछ लेता है, इसी से पावर पूछ ले तो सबसे पहले P1 निकालेंगे फिर P2 निकालेंगे। आपको पता है पावर में क्या संबंध होता है, 1/f के रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, देखो एक आदमी एक समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की ओर से दौड़ लगाता है, समतल दर्पण है, उसके सामने एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, उसका गति कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड है। आपसे उससे पूछा क्या गया, आपसे उसके सापेक्ष उसके प्रतिबिंब की सापेक्ष गति पूछा है, तो जो आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा आपके सापेक्ष उसका वेग कितना होगा। देखो जैसे ये समतल दर्पण है, स्थिर है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो दौड़ लगा रहा है इधर कि 2 मीटर प्रति सेकंड। अब ये प्रतिबिंब बनेगा, वो भी क्या है, वो इधर दौड़ता हुआ दिखाई देगा उसको सामने, ये 2 मीटर से है तो ये भी क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखना ध्यान से, अब किससे पूछा गया, व्यक्ति से पूछा गया, उसके सापेक्ष, मतलब कि जो व्यक्ति है उसके सापेक्ष उसका वेग, तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड इधर, ये इधर, तो इसको कितना लगेगा कि आपको उसका प्रतिबिंब उससे कितना आ जाएगा 2 गुना आ जाएगा, 2v से वो प्रतिबिंब दौड़ता हुआ दिखाई देगा। 2v मतलब v मतलब उसका खुद का वेग कितना 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड से वो दौड़ता हुआ उसको दिखेगा। अगर दर्पण
के सापेक्ष बात करेंगे, क्योंकि दर्पण स्थिर है तो दर्पण के सापेक्ष बात करेंगे, या कोई अन्य व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष बात करेंगे, तो क्या है वो देखेगा, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति भी स्थिर है, तो क्या होगा वो ये हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति के सापेक्ष पूछा तो 4 मीटर प्रति सेकंड, डबल हो जाता है उसका वेग, 4 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कंफ्यूज करने वाला है। कई बार पूछ लेगा कि दर्पण के सापेक्ष उसका वेग ज्ञात कीजिए, तो दर्पण के सापेक्ष ही रहेगा। व्यक्ति के सापेक्ष पूछेगा तो डबल हो जाएगा। दोनों चीजें ध्यान में आपको रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे, देखो सौर मंडल है, उसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी नाम दे रखा है ओलंपस मॉन्स, किस ग्रह पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये है एक ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौर मंडल का। सौर मंडल में पृथ्वी भी है, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी अब तक का ओलंपस मॉन्स कौन से ग्रह पर स्थित है, तो आप याद रखना ये है मंगल ग्रह पर। कौन से ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है किस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहते हैं। भाई ये ग्रह है, आपको सुबह और शाम के समय दिखाई देता है। कौन सा ग्रह है, बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा, शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है। भाई सबसे गर्म ग्रह आप कहोगे सर बुध, सूर्य के निकट तो सबसे बुध है, लेकिन बुध सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन सा है आपको पता होना चाहिए, ये भी शुक्र है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, याद कर लेना, क्योंकि शुक्र ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सबसे ठंडा, सबसे लास्ट वाला, जिसे आप यूरेनस बोलते हैं, सबसे ठंडा ग्रह होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण दे रखा है 80 डिग्री। तो आपतित कोण का मान ज्ञात कीजिए। किस किरण वो क्या आता है, आप पढ़ते हो समतल परावर्तन का नियम, पढ़ते हो परावर्तन का नियम। इस प्रकार से एक किरण आपतित हो रही है, आई और आर इंसिडेंट, आपको पता है आई प्लस आर दे रखा, आपको कितना दे रखा है 80। दोनों के मध्य कौन दे रखा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य ये पूरा कोण दे रखा है, कितना है 80 डिग्री दे रखा है, आई प्लस आर। आपको ये भी पता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, आई और आर, कोण आई, कोण क्या है आई और कोण आर बराबर हैं। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ आई, आर के स्थान पर आई लिख सकता हूँ 80 है। 2i, आपसे आई तो पूछा गया है इंसिडेंट, तो क्या हो जाता है कोण आई कितना हो जाएगा 80/2, मतलब कि 40 डिग्री। 40 डिग्री आधा कर दो, सीधा सिंपल सा है। आपतित कोण पूछ रहा है, इंसिडेंट एंगल पूछा गया आपसे, तो क्या हो गया ये 40 डिग्री है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जो केमिस्ट्री से संबंधित है, जो केमिस्ट्री वाले सर इनके सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद सभी को। नमस्कार दोस्तों, अपनी जो ग्रेड 3 की जो एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, बिल्कुल व्याख्या सहित, बिना किसी परेशानी के। हाँ जी, आज का जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न है 113 से साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पहला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए आवश्यक तत्व हैं, याद रखना। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नहीं पूछ रहा, अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पूछता तो केवल मोलिब्डेनम काम आता, लेकिन इसने क्या कहा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए, उसमें ये भी है, ये भी है और बहुत ही अल्प मात्रा में ये भी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। याद रखना ये क्वेश्चन सूक्ष्म जीवों के लिए है, पादप के लिए नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य जो फाल्स स्टेटमेंट है उसे अपन को चूज करना है। महिलाओं की जीवन काल में लगभग 400 अंडाणु बनते हैं।
अंडाणु मतलब जो द्वितीयक oocyte होते हैं, सेकेंडरी oocyte, उनको अपन अंडाणु कह देते हैं। एनसीईआरटी भी अंडाणु कहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक मासिक धर्म के दौरान यानी प्रत्येक माह में एक अंडाणु का परिपक्वन होता है, सही बात है। अंडाणु का अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में पहुंचना अंडोत्सर्ग कहलाता है, जो कि मासिक धर्म के 14th डे होता है, ये भी सही बात है। महिलाओं में लगभग 45, क्योंकि एग्जैक्ट कोई समय नहीं होता, हर महिला की शारीरिक की जो संरचना होती है, उसकी जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो फंक्शनलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो लगभग 45 से 50 साल की उम्र में महिलाओं में मासिक चक्र बंद हो जाता है। इसको मोनोपोज या मोनोपोज कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। अब इसने कहा कि रजो दर्शन कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो मासिक चक्र बंद होता है उसको रजो निवृत्ति कहते हैं, रजो दर्शन नहीं कहते, ये गलत है। इसलिए जो ऑप्शन सी है उसका स्टेटमेंट गलत है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, यौना आरंभ के प्रारंभ में, यानी जब गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं तो स्वेद ग्रंथियां और वसा ग्रंथियों का स्राव तेज बढ़ता है। तेज ग्रंथियों, अच्छा, यौना आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियां और जो वसा ग्रंथियां होती हैं इनका स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है, तो सॉरी, वसा ग्रंथियों से मतलब तेज ग्रंथियों से, ये जो वसा ग्रंथियां हैं, जो स्वेद ग्रंथियां, उनसे पसीना स्रावित होगा, तो और इनसे स्रावित होता है वसा ग्रंथियों से वसा, जिसको अपन तेज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में केवल गर्भाशय में, तो केवल गर्भाशय में बनने वाले हार्मोन है, एक तो ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, एक होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन, एक होता है ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन ये बिना प्रेगनेंसी के भी बनता है, ये भी बिना प्रेगनेंसी के बनता है, ये भी बिना प्रेगनेंसी के बनता है, डी ऑप्शन। ये जो HPL हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन है, ये स्तन ग्रंथियों का विकास कराता है, स्तन ग्रंथियों को दूध स्रावण के लिए तैयार करता है। असंक्रामक रोग कौन सा है, तो जुकाम असंक्रामक, ऐसी सभी बीमारियां जिनका रोगाणु नहीं होता वो असंक्रामक होती हैं। कोरोना संक्रामक है, एड्स संक्रामक है, कैंसर जो है वो असंक्रामक है। असंक्रामक रोगों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूं कि ऐसी प्रत्येक बीमारी जो रोगाणु रहित है, जिसका कोई रोगाणु नहीं होता, वो सारी असंक्रामक होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप समझ सकते हो, जितनी भी दुर्घटना जनित हैं, एक्सीडेंटल हैं, वो सारी असंक्रामक होती हैं। कैंसर जो है वो असंक्रामक है, एलर्जी जो है वो असंक्रामक है, अभाव रोग, भोजन के किसी भी अवयव की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो सारे के सारे असंक्रामक हैं। अभाव रोग या जिनको कुपोषण जनित रोग कहते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जितने भी रोग होते हैं, जैसे गलघंट रोग होता है, या फिर डायबिटीज होता है, या फिर उदक में होता है अनियमितता, इससे जितने भी रोग होंगे वो सारे असंक्रामक रोग हैं। इसके अलावा एलर्जी, और याद रखना अस्थमा भी संक्रामक है, लेकिन दमा जो होता है वो संक्रामक होता है। और इसके अलावा आपको याद रखना जितने भी हार्ट डिजीज होते हैं, हृदय संबंधी रोग जितने भी होते हैं वो सारे असंक्रामक होते हैं। अवसाद या जितने भी मानसिक रोग होते हैं वो सारे असंक्रामक होते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रत्येक बीमारी जिसका कोई रोगाणु नहीं है वो सारे असंक्रामक होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र है, तो अवसादी चक्र वे होते हैं जो जमीन में चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जल चक्र चट्टानों में नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन चक्र चट्टानी रूप में नहीं पाया जाता है, कार्बन चक्र होता भी है नहीं भी होता, तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, अवसादी प्रकार का चट्टान। खास तौर से याद रखना जब भी अवसादी पूछे तो सल्फरस फास्फोरस चक्र, इनके बारे में क्वेश्चन आता है। निम्न में कितने जीवाणु जनित रोग, कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु जनित है, टीबी जीवाणु जनित है, टिटेनस जीवाणु जनित है, डिप्थीरिया जीवाणु जनित है, चारों ही जीवाणु जनित है। कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविकी, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा बनाई गई थी पेनिसिलियम नोटेटम कवक से, इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम कवक। तो ये कवक है जिसका उपयोग एंटीबायोटिक दवाई बनाने में किया जाता है। HIV के लिए, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, कभी कभी डेफिशिएंसी लगाना भूल जाते हैं, ये याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये डी ऑप्शन और ए ऑप्शन मुझे समान कैसे दिख रहे हैं,
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से तो दोनों समान है, तो दोनों ही सही हो गए। पोषक विटामिन जो है वो पोषकों का ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर में जैव संश्लेषण नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, मानव शरीर में नहीं बनते। ए और डी को छोड़ के, ए बनता है लीवर में, डी बनता है हमारी त्वचा में, बाकी ए और डी को छोड़ के संश्लेषण नहीं होता। विटामिन ई और के जल में घुलनशील है, ये तो गलत बात है। विटामिन ई और के जो है वो जल में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील है, ये भी गलत बात है क्योंकि ये दोनों जल में घुलनशील हैं। तो सही है केवल एक। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की यह विशेषता है, एक अच्छा जो मूल्यांकन उपकरण है उसकी क्या विशेषता है? तो इसमें कहा गया है कि एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की विशेषता ये क्या है, जो ये सुनिश्चित करती है कि परीक्षण वास्तव में उसी को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो उसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, वो इस बात ये विशेषता है मूल्यांकन उपकरण की कि ये परीक्षण वास्तव में उसी को मापता है जिसके लिए उसको बनाया गया है। कौन सा निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि जो भी सीखने में जो भी कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों का पता लगाना। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर तो होगा वैधता, और इसका उत्तर होगा सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में। कौन सी सबसे मीठी शर्करा? बिना सोचे समझे उत्तर देना है। फ्रक्टोज शर्करा जो शहद में और फलों में पाई जाती है सबसे मीठी शर्करा है। कौन सी जोड़ी गलत है? तो हाइपो शब्द का मतलब कमी, कैलमिया मतलब कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी, रोग एक साइड में लिखा हुआ है, दूसरी साइड में कमी लिखी हुई है, तो कैल्शियम की कमी को हाइपोकैलमिया कहते हैं, सही बात है। विटामिन बी, बिल्कुल B3 होता है जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसमें B3 नहीं लिखा, केवल लिखा हुआ है विटामिन, सॉरी एक वर्ड अभी, कैलमिया, हाइपोकैलमिया, पोटेशियम की कमी होती है ये। तो यही सुमेलित नहीं है, ये सही है। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग हो जाता है, घातक अल्प विटामिन B12 की कमी से होता है। ठोस पदार्थों में उष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है, द्रवों में और गैसों में संवहन विधि के द्वारा होता है, और बिना माध्यम के विकिरण विधि द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन सही है। मूल्यांकन में मापन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पहलू पर केंद्रित होती है? तो मूल्यांकन में जो मापन प्रक्रिया है वो किसी वस्तु या विशेषता के संख्यात्मक मान को निर्देशित करती है। मूल्यांकन में जो मापन प्रक्रिया है वो संख्यात्मक मान को दर्शाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आपके फिजिक्स के प्रश्न हैं। इसके बाद में जो बायो के प्रश्न हैं वो कहाँ है? हाँ ये है केमिस्ट्री का। उपयुक्त अभिक्रिया में जल क्या है? तो उपयुक्त अभिक्रिया में जल जो है वो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, क्योंकि अम्ल की तरह भी व्यवहार कर रहा है और क्षार की तरह भी व्यवहार कर रहा है। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों है। पालक, नींबू, चींटी के डंक में, तो पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, और किसी ऑप्शन में ऑक्जेलिक अम्ल है ही नहीं। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय होता है, मतलब जो विलियन है वो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो उसमें जो लिटमस पेपर डुबाया जाए तो वो कैसे रंग का होता है? तो वो रंग होता है बैंगनी। यानी ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लिटमस पेपर का मूल रंग कैसा होता है? तो लिटमस पेपर का मूल रंग होता है बैंगनी। लिटमस पेपर जो है वो बनाया जाता है किससे? तो ये बनाया जाता है लाइकेन से, और लाइकेन जो होता है वो शैवाल और जीवाणु का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो मनुष्य के खून का पीएच मान आपको पता है, ये 7.4 होता है। दूध जो होता है वो हल्का सा अम्लीय होता है, तो दूध का जो पीएच मान है वो 6.4 मान लेते हैं। लार का पीएच मान 6 मतलब लगभग उदासीन होता है। पेशाब का जो पीएच मान है वो तो सही दे रखा है भाई। पेशाब का पीएच मान, पेशाब जो होता है वो अम्लीय होता है, इसमें रेंज दे दी, तो फिर अपन मान लेते हैं 3 में 4, क्योंकि लार जो होती है वो लगभग उदासीन होती है, लार में इतनी ज़्यादा रेंज नहीं पाई जाती। इसमें 5.5 से 6.5 हो तो ज़्यादा सही होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन।
जब मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदले तो अनिल, अनिल होने का मतलब वो अम्ल है, और अम्ल होने का मतलब उसका पीएच मान 7 से कम है, जो ए ऑप्शन में है। हमारे मुख में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती, तो मुख में जो होता है वो लगभग उदासीन या हल्का अम्लीय कह सकते हैं, ए कह सकते हैं। तो 144 जो होगा उसमें ए ऑप्शन सही कहेंगे, क्योंकि लार जो होती है वो हल्की अम्लीय होती है, 6.8 के समथिंग पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है, उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य तो ये होता है कि जो सीखने में कठिनाई आ रही है उनका पता लगाना, कठिनाइयों का पता लगाना, ये तो उद्देश्य होता है निदानात्मक। और उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि वो जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करना, दूर करने हेतु सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजी आबंध बनाता है, कार्बन परमाणु जो है वो 4 सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है उसका कारण होता है, परमाणु आकार छोटा है, बिल्कुल सही कारण है। संयोजकता 4 है क्योंकि बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन में श्रृंखलन का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कैटायन, ये जो प्रॉपर्टी है वो केवल कार्बन में पाई जाती है, सारे गुण जो है वो 4 सहसंयोजक बंध बनाने का कारण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये एल्कीन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये एल्काइन है, ये भी असंतृप्त है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बी ऑप्शन में। सामान्यतः फुलरीन में 60 कार्बन होते हैं, इसलिए फुलरीन को बकीबोल भी कहते हैं। कार्बन 60 को कहते हैं बकीबोल, और इसी की संरचना होती है बॉल जैसी। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। जितनी भी धातुएं हो, जितनी भी अधातुएं हैं वो सारी विद्युत की कुचालक होती हैं। केवल ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विस्थानीकृत होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी करने और उसमें सुधार करने के लिए कौन सा मूल्यांकन निरंतर किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो ये आज के आपके प्रश्नों के समाधान थे। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।